जय हिंद प्यारे साथियों, आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी बाई अंकित सर में हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे। हमने जैसा कि जानते हैं कि हमने परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ना प्रारंभ कर दिया था, तो आज उसी के क्रम में आज हमारी दूसरी क्लास होने वाली है। कौन सी क्लास होने वाली है? सेकंड क्लास होने वाली है। तो हम सेकंड क्लास में आज हम बात करेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के बारे में। इन्होंने जो इसकी खोज की, इस मॉडल को दिया 1911 ईस्वी में। कब दिया है? तो 1911 ईस्वी में। दरअसल इसमें इनका एक स्टूडेंट था, एक विद्यार्थी था, ग्रीग मार्शडन। इनका किसका? रदरफोर्ड का एक स्टूडेंट था। इसने इसमें रदरफोर्ड की बहुत ही ज़्यादा हेल्प की थी। तो ये आप याद रखें, कभी कभी इनका नाम भी आ जाता है कि रदरफोर्ड के साथ कौन था, तो ये आप याद रखिए। इन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया? एक सोने की चादर ली, जिसकी मोटाई कितनी थी? यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.0004 सेंटीमीटर इसकी मोटाई थी। इसको भी पेपरों में कई बार देखने को मिला, तो आप इस पर भी फोकस करके रखेंगे। मोटाई कितनी थी ये आप याद रखेंगे। इन्होंने क्या किया? एक सोने की चादर ली। देखिए यहाँ पर दिया गया है सोने की चादर, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, ये जो थी सोने की चादर थी, जिसकी मोटाई यहाँ पर दी गई है, मोटाई भी आप याद रखें। इन्होंने सोने की चादर ही क्यों ली और कोई चादर किसी धातु की नहीं? तो सोने की चादर को क्या किया जा सकता है? बहुत ज्यादा पतला किया जा सकता है। इतना पतला किसी और धातु को नहीं किया जा सकता। इस वजह से इन्होंने सोने की चादर ही ली। इन्होंने इस सोने की चादर पर अल्फा किरणों की बौछार की। अल्फा किरणों की बौछार करने पर इन्होंने देखा बहुत सारी, अधिकांशतः जो अल्फा किरणें थी सीधा निकल गई। कुछ अल्फा किरणें टकरा कर जो है उसी तरफ जो है अपने मार्ग से विचलित हो गई। कुछ तो बहुत कम, मतलब ना के बराबर ही, ऐसे मान लीजिए गई, टकरा के अपने ही रास्ते पर वापस आ गई। यानी अगर मान लें 1000 किरणें इन्होंने लिया, कितना? 1000 किरणें, तो 1000 किरणों में से तो 800 तो ऐसी थी जो सीधी चली गई, और ये मान के चलिएगा 180 ऐसी थी जो टकरा कर थोड़ा सा विचलित हुई, इधर उधर विचलित हो गई। मतलब विचलित होने का मतलब ये देखिए, रेड वाला दिया गया है, टकरा के कहाँ? इधर आ जा रही हैं, इस नाभिक पे टकरा रही हैं, इधर इधर टकरा रही हैं, चली जा रही हैं। नीचे की तरफ भी वही हो रहा है। लेकिन 20 लगभग ऐसी रही जो गई, टकराई, और टकरा के पुनः उसी मार्ग पे क्या हुई? वापस आ गई। कुछ इतना रेशियो लगभग था। तो इनका यह प्रयोग था। इस प्रयोग के बाद इन्होंने अपना निष्कर्ष निकाला। इस प्रयोग के बाद इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? देखिए, आइए यहां पर बात करते हैं। निष्कर्ष इस प्रयोग का क्या निकला? तो ये दिया गया है, यहां पर निष्कर्ष निकलता है। क्या निष्कर्ष? हमें यहाँ पर निष्कर्ष जो है उसी के बारे में थोड़ा सा याद रखना है, बहुत ज्यादा रटने की आवश्यकता आपको यहाँ है नहीं। परमाणु का अधिकतम हिस्सा खाली होता है। इन्होंने पहले, अच्छा, सीधी चली गई। अब सीधा कोई तब जाएगा जब आगे का रास्ता क्लियर होगा। तो सीधी जाने का मतलब आगे का हिस्सा खाली है। परमाणु के बीच एक धनात्मक हिस्सा होता है जिसे नाभिक कहते हैं। जैसे अभी वहां पर हमने देखा, बीच में क्या था? नाभिक था। टकरा के गई, कुछ तो रही जो टकरा के विचलित हो जा रही थी, या उसी मार्ग पर वापस आ रही थी। तो आगे कुछ था। तो जो कुछ था तो उसी को इन्होंने कहा कि वह क्या है? एक नाभिक है। और नाभिक कैसा है? धनात्मक है। अगर मान लीजिए इन्होंने अल्फा किरणों की बौछार की, तो अल्फा किरणें कैसी थी? धनात्मक थी। अगर या ऋणात्मक होता, नाभिक अगर ऋणात्मक होता तो क्या फर्क पड़ता? तो इसी में जाती, इसी में फिर वापिस ना आती। तो धनात्मक, ये भी धनात्मक हो गया, और धनात्मक होने पर क्या किया? प्रतिकर्षित किया, दूसरे मार्ग की तरफ इसको भेज दिया। अगर ऋणावेश होता तो आपस में जुड़ जाते। तो परमाणु का सबसे भारी हिस्सा कौन होता है? नाभिक होता है। ये भी निकला। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर ही घूमते हैं, इतना इन्होंने बता दिया। 4 प्रमुख निष्कर्ष निकले। कौन सा? पहला, अधिकतम हिस्सा खाली होगा। दूसरा, अंदर कुछ धनात्मक पाया जाएगा जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु का सबसे भारी हिस्सा क्या होता है? नाभिक ही होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर घूमते हैं, ये भी यहां पर देखने को मिला। चलिए, तो ये भी यहां पर इन्होंने देखने को मिला, ये आप याद रख सकते हैं। चलिए, अगर आगे हम बात करें, आगे चलिए अगले पेज पर आते हैं। तो इनकी कमी भी रही। ऐसा नहीं है कि इनकी सारी कमियां थी, सारी खूबियां थी, इनमें कमी भी थी। कमी क्या थी? देखिए, अब यहां पर हम देखें, यहां पर देखें, ये मान लीजिए हमारा क्या हुआ? परमाणु हुआ, ठीक है। और इसके अंदर क्या हुआ? इसके अंदर देखा जाए तो
इसके अंदर क्या आ गया, ए परमाणु हो गया यानी एटम, ए न्यूक्लियस यानी नाभिक हो गया, ठीक, ये नाभिक हो गया। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन, इन्होंने बताया इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर गति करते रहते हैं तो इनके पास ऊर्जा होती है। तो इन्होंने कहा ये इलेक्ट्रॉन गति करते रहते हैं, गति करते करते एक समय ऐसा आ जाता है कि इनकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा खत्म हो जाती है तो ये इसी नाभिक में गिर जाते हैं, नाभिक में मिल जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं था। यानी इनके अनुसार, रदरफोर्ड के अनुसार, इलेक्ट्रॉन घूमते समय अपनी ऊर्जा को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं तथा नाभिक में गिर जाते हैं, इसलिए परमाणु स्थिर नहीं होता, इन्होंने ये कहा। लेकिन वास्तव में ये बिल्कुल नहीं था, वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं था। इसके बाद आते हैं नील्स बोहर। तो नील्स बोहर आते हैं, उन्होंने परमाणु मॉडल दिया। तो सबसे पहले जो इनकी कमी थी उन कमियों को ही सुधार किया इन्होंने, जो कमी थी उस कमियों पर ही फोकस किया इन्होंने, कमी जो थी उस पर, उसको क्या किया, सुधार किया। इन्होंने जो कमी थी इनकी कमी को बताया कि नहीं भैया जो आप बता रहे हैं वह गलत है, इस पर भरोसा मत कीजिए, इस पर भरोसा बिल्कुल भी मत कीजिए, रदरफोर्ड झूठा है, तो रदरफोर्ड पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। तो इन्होंने अपने मॉडल में ये बताया। तो आइए उसी के बारे में आगे हम बात करते हैं। देखिए इसके बाद आते हैं कौन, नील्स बोहर का परमाणु मॉडल कब आता है, 1913 ईस्वी में। तो यह पहला वैज्ञानिक था जिसने परमाणु को स्थिर होने की बात कही। देखिए अभी तक सभी कह रहे थे कि परमाणु स्थिर नहीं है, परमाणु गति करता रहता है, परमाणु क्या करता रहता है, तो गति करता रहता है। लेकिन ये पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने कहा कि परमाणु क्या करता है, गति नहीं करता, परमाणु स्थिर होता है, बल्कि जो जिस रास्ते पर गति करता है उस रास्ते की ऊर्जा होती है जिसकी वजह से यह क्या करता है, गति करता है। इन्होंने कहा आगे, इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में नाभिक के बाहर घूमते हैं। इन्होंने 4 नाम दिए, 4 कक्ष नाम दिया, के, यल, यम और यन। के में 2 इलेक्ट्रॉन, यल में 8 इलेक्ट्रॉन, यम में 18 इलेक्ट्रॉन, यन में 32 इलेक्ट्रॉन। और इसके लिए इन्होंने फार्मूला दिया, क्या, 2n²। यन क्या होगा, यन जो होगा कक्ष की संख्या हो जाएगी, यन कक्ष की संख्या क्या हम कह सकते हैं, यानी परमाणु क्रमांक होगा। जैसे मान लीजिए के में अगर बात करें 1 परमाणु होगा तो 1 लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर के 2 यानी स्क्वायर 2 कदम 2 कितना आएगा, 2 रखेंगे यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ऐसे इन्होंने यह फार्मूला दिया, यह फार्मूला भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है नील बोर्ड ने कौन सा फार्मूला दिया कक्ष की संख्या निर्धारित करने के लिए, तो 2n²। तो ये आप याद रखें। और इन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन के अपनी ऊर्जा नहीं खत्म करते, हर कक्ष की जो है ऊर्जा स्तर अलग अलग होता है। जैसे अभी हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखें, मान लीजिए ये परमाणु मॉडल हो गया, ये नाभिक हो गया, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो 4 कक्षाओं में गति करते हैं, ठीक है, कितनी कक्षाओं में, 4 कक्षाओं में गति करते रहते हैं। इन जो रास्ता है, इन रास्ते की एनर्जी लगती है, न कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ अपनी ऊर्जा नष्ट करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन घूमते समय अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करते। इन्होंने कहा जो नष्ट ऊर्जा होती है, इन रास्तों की ऊर्जा नष्ट होती है, इनके पास अनलिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड ऊर्जा है, वही नष्ट होती रहती है। इन्होंने अपने मॉडल में यही कहा था। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और इन्होंने कहा, जैसे मान लीजिए जब इनसे पूछा गया कि भैया ये बताइए 4 कक्ष आपने कहा 2, 8, 18 और 32 हैं, बिल्कुल सही। चलिए हम मान लेते हैं आप 2, 8, 18 और 32 है, 4 कक्ष के यल यम यन है, बिल्कुल सही है, ठीक है, ये अभी आपने पढ़ा देखा। तो अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भर गए, फुल हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तब और जो बचेंगे इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, 4 उपकक्ष बनाए, उसका नाम दिया यस, पी, डी, एफ। यस में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी में कितने 6 हो सकते हैं, डी में 10 हो सकते हैं, एफ में कितना हो सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इन्होंने 4 उपकक्ष बनाए। इस तरह से समझिए, इस तरह से समझिए, जैसे ये मान लीजिए एक कमरा है, कमरे को क्या कह दिया गया, कक्ष कह दिया गया। अब मान लीजिए ज्यादा हो गई जगह, कुछ ज्यादा सामान हो गया, कुछ भी हो गया ज्यादा, अब इसको रखने के लिए क्या बना दिया जाए, ऊपर छज्जे टाइप में बना दिया जाता है, छोटा छज्जा बना दिया जाता है, तो छज्जे पे भी कुछ सामान रख दिया जाता है। तो उसी तरह इन्होंने कक्ष बनाया, कक्ष के अंदर उपकक्ष बनाए, बल्कि ज्यादा होने पर उपकक्ष में इनको समाहित कर दिया जाएगा। तो यही बात यहाँ पर की गई।
तो यस में कितने 2 हो सकते हैं, पी में कितने हो सकते हैं 6, डी में कितने हो सकते हैं 10, एफ में कितने हो सकते हैं तो 14। उपकक्ष, आप उपकक्ष भी याद रखें, कक्ष भी याद रखें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है बहुत ज़्यादा। प्रीवियस ईयर में देखें तो यहीं से समस्थानिक संभारिक भी आता है। तो ये लगभग मेरे हिसाब से प्रत्येक शिफ्ट में कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपको देखने को मिला है। प्रत्येक शिफ्ट में मतलब कि ये मान लीजिए अगर 50 शिफ्ट हुई तो 50 में 40 शिफ्ट में ये प्रश्न यहाँ से देखने को मिला है, ऐसे प्रश्न। तो ये भी देखें। और जो ये एस पी डी एफ देख रहे हैं, इनका कुछ आकार होता है, आकार से भी प्रश्न बनता है। तो आइए हम आकार पर चर्चा करें, आकार कौन कौन से होते हैं। चलिए आकार पर चर्चा करें। तो यहां पर आप देखें, चलिए यहां पर आकार से इसको नोट करके लिखेंगे बिल्कुल। यस कक्ष का आकार कैसा होता है तो गोलाकार होता है। यस उपकक्ष की बात कह रहे हैं, यस उपकक्ष का आकार कैसा होता है तो गोलाकार होता है। वहीं अगर पूछा जाए पी उपकक्ष का आकार कैसे होता है तो डंबल आकार होता है, कुछ इस तरह से। और डी उपकक्ष का आकार कैसा होता है, डंबल आकार होता है, ऐसे करके फिर ऊपर से भी ऐसे हो जाता है। तो इस तरह से होता है। यह उपकक्ष का एकदम जटिल आकार होता है, कॉम्प्लेक्स शेप होता है, जिसको अभी यहाँ पर बनाना संभव नहीं है। तो आप जानते हैं ग्रुप डी के एग्जाम में तो चित्र देकर भी पूछता है किसका से संबंधित है, तो आप इसको भी याद रखें, तब भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अभी हम कैसे इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है उसके बारे में भी आगे हम बात करेंगे। पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं समस्थानिक संभारिक और समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। ठीक है, करीब यहाँ पे 10 प्रश्न बनते हैं समस्थानिक संभारिक और समन्यूट्रॉनिक से। तो उन 10 प्रश्नों के बारे में हम पढ़ेंगे और देखेंगे। निश्चित ही पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न यहाँ पर बिंदु बनता है, तो आप उसको याद रखेंगे। चलिए आते हैं आगे, हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं, थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, समझिएगा, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। जैसे कोई लिखा है, कोई ऐसे लिखा, मान लीजिए कि लिखा गया है 6C12। तो यहाँ पर एक आपको दिखाया गया है कि एक आइडिया दिया जा रहा है, क्या इसमें ए 12 का मतलब क्या है, 6 का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है। ये जो ऊपर होता है इसको ए से निरूपित करते हैं, यानी एटॉमिक मास होता है। मास मतलब द्रव्यमान, यानी परमाणु भार जो कहलाता है। ए से हम किससे निरूपित करेंगे परमाणु भार को, हम परमाणु भार को ए से डिनोट करेंगे, इसको आप याद रखें। आगे यक्स जो होता है तत्व का नाम होता है, तत्व का नाम होता है। जैसे यहाँ पर सी है तो सी क्या, यानी कार्बन है। जो जेड होता है, जेड होता है एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक। आवर्त सारणी इसके पहले आपने चैप्टर पढ़ा, जो जिस नंबर पर परमाणु आता है उसी को परमाणु क्रमांक कहते हैं। और अब आपको यहाँ पर क्या याद रखना है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, जैसे ये सी है, सी का परमाणु क्रमांक होता है कितना, 6 होता है। तो प्रोटॉन की संख्या भी 6 होगी और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 6। और ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला होता है परमाणु भार होता है। परमाणु भार कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें परमाणु भार के बारे में, परमाणु भार कितना हो जाएगा, परमाणु भार हो जाएगा 12। और पूछ लिया जाए न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो परमाणु भार में से परमाणु भार कितना है, 12 है, माइनस परमाणु क्रमांक कितना है, तो परमाणु क्रमांक 6 है। तो इसको घटा देंगे, ये जो 6 आएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। तो कुछ ऐसे हमें याद करना है। यहाँ से न्यूमेरिकल भी देखने को आपके एग्जाम में मिले हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस वजह से आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है आप यहाँ पर ध्यान देंगे। चलिए यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल और बात करते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखा जाए, यहाँ पर देखते हैं 92 यूरेनियम 235, यानी 92 क्या हो जाएगा। अब आप बताइए, आप पढ़ के आए अभी, ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। यही तो होता है परमाणु क्रमांक, यही होता है। चलिए 92 जो है परमाणु क्रमांक हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 235 दिया गया है, ये 235 क्या कहलाएगा, तो ये परमाणु भार कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो परमाणु भार या द्रव्यमान भी कह दें तो कोई उसमें गलत नहीं होगा। अब हमने एक चीज पढ़ा कि जो परमाणु क्रमांक होता है, यही परमाणु क्रमांक जो है ये क्या कहलाता है, प्रोटॉन की संख्या। क्या कहलाता है, प्रोटॉन की संख्या। यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 92 हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं प्रोटॉन की संख्या भी यही होती है, यही होती है क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। यही तो होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या,
ए भी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो तीनों कितना हो जाएंगे, 92। देखिए परमाणु क्रमांक भी 92 हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या भी 92 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 92 हो जाएगी। जबकि न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। न्यूट्रॉन की संख्या हमको निकालना होता है। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, तो न्यूट्रॉन की संख्या हम देखेंगे 235 परमाणु भार है, उसमें से हम परमाणु क्रमांक घटा देंगे, कितना है 92, अगर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 143 यानी 143। एक जो 143 आता है क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या है। तो कुछ इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक और एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख सकते होंगे। चलिए यहाँ पर आप यहाँ पर देख लें, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। 8O16 यानी ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। परमाणु क्रमांक 8 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 8 होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 8 होगी। और परमाणु भार कितना दिया गया है, 16। परमाणु भार 16 हो गया, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा देंगे तो ए आ जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या ए भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल आप भी देख सकते हैं अपने बुक से या आवर्त सारणी में जाके देख सकते हैं। चलिए अब आगे हम बात करते हैं। अब आते हैं हम अपना जो टॉपिक है समस्थानिक पर। चलिए समस्थानिक पर फोकस करें, अब छोड़ दीजिए अब और बिंदु पर। चलिए समस्थानिक होता क्या है, यहाँ से आपको याद रखना है मित्र, समस्थानिक से बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं, तो इस वजह से समस्थानिक पर विशेषता फोकस करते हुए चलेंगे। चलिए समस्थानिक होता क्या है। समस्थानिक की बात करें तो ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है। परमाणु क्रमांक यानी परमाणु क्रमांक नीचे वाला देखिए यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल में 111 यानी हाइड्रोजन की बात कही गई है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1111 यानी परमाणु क्रमांक तो समान है, तथा परमाणु भार अलग होता है। पहले का H1 है, परमाणु भाग 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का कितना है, 3 है। इनके अन्य अलग अलग नाम होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। जो प्रोटियम होता है पीने वाले पानी में जो आप H2O देखते हैं, ये पीने वाले पानी में जो AH होता है यही होता है प्रोटियम। कभी कभी पूछा जा सकता है बताइए हाइड्रोजन का वह कौन सा रूप जो पीने वाले जल में प्रयोग किया जाता है, तो प्रोटियम का प्रयोग किया जाता है। खारा पानी या भारी जल जिसका फार्मूला होता है D2O, ये जो D2O होता है ड्यूटेरियम होता है। टाइटेरियम ये रेडियोधर्मी होता है, ये रेडियोधर्मी रूप होता है। इसमें से रेडियोधर्मी क्या होता है, जिसमें से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, उन्हें रेडियोधर्मी कहते हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं, आप एग्जाम्पल में ये देख सकते हैं। समस्थानिक, समस्थान, स्थान यानी जिसका सेम हो, स्थान यानी परमाणु क्रमांक जिसका सेम हो, देख सकते हैं, और भार भिन्न भिन्न होगा। समस्थानिक और कुछ समस्थानिक हैं जिसके बारे में लगातार पेपरों में पूछा जाता है, उनके बारे में हम आपको दिखाते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। चलिए अगले नंबर पे आए तो बात करते हैं। चलिए यहाँ पर बात करें, चलिए जैसे कुछ समस्थानिक में बात करते हैं। कार्बन 14 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस समस्थानिक का जो प्रयोग किया जाता है जीवाश्म की आयु पता लगाने में किया जाता है। कोई जीवाश्म है कितना पुराना है, अगर उसकी आयु का पता लगाना हो तो कौन से समस्थानिक का प्रयोग किया जाएगा, तो कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। आगे आता है सोडियम 24, ये भी एक समस्थानिक है। तो ये रक्त का थक्का जमाने में प्रयोग किया जाता है। पेपर में पूछा जाता है कि रक्त का थक्का जमाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम 24 का नाम आप याद रख सकते हैं। आगे कैंसर के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 16 धातु का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 धातु का प्रयोग किया जाता है किसमें, तो जो है कैंसर के इलाज में। और यूरेनियम 235 का नाम भी याद करेंगे, ये नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग होता है इसका, किसमें, तो नाभिकीय रिएक्टर में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम 235 का। सीजियम CS जिसका प्रतीक होता है, इसके सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं। कितने सर्वाधिक, तो 55 समस्थानिक होते हैं। ये भी आपके एग्जाम में देखने को मिला है। ये स्लाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस स्लाइड पर आप विशेष फोकस करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है जो आपके एग्जाम में निश्चित ही यहाँ पे कई प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आप देख लीजिएगा, जब पेपर समाप्त हो तो आप यहाँ पर आएंगे, देखेंगे कितना इंपॉर्टेंट स्लाइड है, तो आप वहाँ से समझ सकते हैं। चलिए अब अगली स्लाइड पर आते हैं। हमारी अगली स्लाइड में हम बात करेंगे, देखेंगे यहाँ पर समभारिक के बारे में याद करेंगे। समभारिक ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। समभारिक क्या होता है, ऐसे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है तथा परमाणु भार समान होता है। जैसे आर्गन का देख लें, पोटेशियम का देख लें, और उसके बाद कैल्शियम का देख लें। इसका परमाणु क्रमांक तो आर्गन का 18 होता है, कैल्शियम का पोटेशियम का 19 होता है, कैल्शियम का कितना होता है 20। लेकिन इनका जो परमाणु भार होता है इसका भी 40 होता है, इसका भी 40 होता है, इसका भी 40 होता है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, समभारिक कहा जाता है। इसको आप याद रखेंगे। चलिए अगला है समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक के बारे में बात करते हैं, इस पर भी ध्यान देंगे।
सब न्यूट्रॉनिक क्या होता है? ऐसे तत्व जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। सम मतलब समान, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रॉनिक समझ सकते हैं। जैसे सी कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, परमाणु भार 14 है। वैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 और परमाणु भार कितना है? 15 है। इसका अंतर करते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकलती है। जब अंतर निकालते हैं देखिए दोनों में 8 ही आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सब न्यूट्रॉनिक हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर सल्फर और पोटेशियम के देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम समान आ रहा है। तो ये आप समझ चुके। अब हमारा जो बचता है एक अलग टॉपिक जो बचता है, अगले वीडियो में बात करेंगे। तो जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बचता है। क्या बचता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए क्या करेंगे? आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहीं पर आपको लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। या यूट्यूब चैनल में अबाउट सेक्शन में जाएंगे, ऊपर जाएंगे अबाउट सेक्शन में, वहाँ पर तो आपको टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का मिलेगा और इंस्टा का मिलेगा। आप तीनों जगह से हमें फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल इस सेशन में इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करें। आप भी चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद प्यारे मित्रों।